तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 5 के ग्रुप ए का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकबित, इस टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण कीवर्ड के बारे में जानेंगे और इसको पढ़ने का वे फॉरवर्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का जो नाम दिया हुआ सिलेबस में वो लिखा हुआ है लोकबित। लोकबित की प्रकृति, इसका महत्व, इसके क्षेत्र, राजस्व का सिद्धांत और करारोपण के प्रकार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, अनुपातिक कर और आपका वैट की अवधारणा, जो कि अब ख़त्म हो गया वैट। तो इस लोकबित इतना दिया हुआ सिलेबस, इसको हम लोग कैसे कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लोकबित क्या है तो इसका परिचय सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है कि लोकबित का परिचय। तो हम सभी को पता है कि सरकार का आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार का व्यय यानी कि लोक व्यय और सरकार का उधार यानी कि लोक उधार, और इन तीनों का प्रबंधन यानी कि लोकबित। ठीक है। उसके बाद लोक राजस्व का प्रबंधन यानी कि राजस्व नीति के द्वारा, लोक व्यय का प्रबंधन यानी कि व्यय नीति के द्वारा और लोक उधार का प्रबंधन यानी कि उधार नीति के द्वारा। तो राजस्व नीति, व्यय नीति, उधार नीति, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। वहीं लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों का प्रबंधन हम लोग लोकवित्त के अंतर्गत करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। इसको और डिटेल से आपको बतलाना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकवित्त के प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं लोकवित्त के जो है वो 3 प्रकार हैं। पहला आपका लोक राजस्व यानी कि सरकार का आय, दूसरा है लोक व्यय यानी कि सरकार का व्यय, और तीसरा है लोक उधार यानी कि सरकार का उधार। ठीक है। तो लोकवित्त में लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार है। लोक राजस्व को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका कर राजस्व और एक आपका गैर कर राजस्व। कर राजस्व को भी 2 भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष कर और आपका अप्रत्यक्ष कर। वहीं गैर कर राजस्व को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका पूंजीगत आय और एक आपका गैर पूंजीगत आय। उसके अलावा लोक व्यय को 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका विकासात्मक व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है। उसी तरह लोक उधार को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका घरेलू लोक उधार, घरेलू बाजार से लोक उधार, तो घरेलू बाजार से, और दूसरा है विदेशी बाजार से। तो घरेलू बाजार से 2 तरह से लोन लेते हैं, एक आपका आरबीआई के बिहाफ पे लेता है, आरबीआई लेता है, और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से जो सरकार लेता है छोटी बचतें के रूप में। तो लोक उधार 2 तरह से, एक आपका घरेलू लोक उधार और एक आपका विदेशी लोक उधार, इन दोनों के बारे में पढ़ना होता है। घरेलू लोक उधार 2 तरह से, एक आपका आरबीआई जो लेता है सो, और दूसरा जो छोटी बचतें लेती है गवर्नमेंट वो। ठीक है। उसके बाद विदेशी बाजार से उधार, ये भी 2 तरह से होता है, एक दूसरे देशों से सहायता है ना वो लेते हैं, वो हो गया दूसरे देशों की सरकारों से सहायता, वो हो गया, और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईडीबी और आईआईबी, इन सभी के द्वारा जो हम लोग लेते हैं सो। ठीक है। इसके अलावा देखिए कहीं कहीं पे लोकवित्त का हम लोग 4 भाग मानते हैं, एक आपका लोक राजस्व, एक आपका लोक व्यय, एक आपका लोक उधार। कहीं कहीं पे घाटे का वित्त प्रबंधन यानी कि नए नोटों को छापना यानी कि द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन, इसको भी शामिल कर देते हैं। तो कहीं पे लोकवित्त का जो है वो 4 प्रकार है, कहीं पे जो है वो 3 प्रकार है। तो 3 प्रकार मेनली तो है ही, आप 4 प्रकार भी ऐड कर सकते हो। चौथा क्या है तो घाटे का वित्त प्रबंधन। ठीक है। तो इस तरह आप लोकवित्त का पूरा डेफिनेशन बता दीजिएगा। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आपका क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है लोकवित्त का इतिहास। तो लोकवित्त का इतिहास जानना पड़ेगा हम लोगों को, और इसका जो इतिहास है वो 3 चरणों में होता है लोकवित्त का इतिहास। ठीक है। अगर हम लोग लोकवित्त का इतिहास देखें तो प्रथम चरण आपका 1750 से लेकर 1930 तक आता है, दूसरा चरण 1930 से लेकर 1991 तक आता है, और तीसरा चरण की बात करें तो 1991 से लेकर अभी वर्तमान तक चल रहा है। प्रथम चरण को हम लोग पूंजीवादी का काल कहते हैं, दूसरे चरण को हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य का काल कहते हैं, और तीसरे नंबर का जो चरण है इसको हम लोग वैश्वीकरण का काल कहते हैं। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस था वो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग केवल कीवर्ड डिस्कस करेंगे। इसके बाद लोकवित्त का इतिहास के बाद हम लोग चलते हैं कि भारत में लोकवित्त का प्रबंधन यानी कि जो स्रोत क्या क्या है। तो भारत में लोकवित्त जो होता है, तो हम लोग लोकवित्त यानी कि सरकार का जो आय है, आय को हम लोग प्रबंधित कैसे करते हैं, सरकार का जो व्यय है उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, और सरकार का उधार है उसको हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों का प्रबंधन ही आपका लोकवित्त है। ठीक है ना। अब यहाँ बताया गया है कि भारत में लोकवित्त का जो स्रोत है वो टोटल कितना है, तो आपका 8 है। तो भारत में लोकवित्त का स्रोत टोटल कितना है, आपका 8 है। एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका कर संरचना, और कर संरचना में हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को शामिल करते हैं। ठीक है। और इससे ये कैसे सरकार को देता है आय वो भी हम लोग जानते हैं।
सेकंड नंबर आता है आपका लोक बचत, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट की चल अचल संपत्तियाँ। तो लोक बचत यानी कि गवर्नमेंट का जो सेविंग है वो सभी की हम लोग बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन जो गवर्नमेंट चला रहा है, ये भी हम लोग जानते हैं कि सरकार जो है इस पाइपलाइन के तहत जो है वो प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि 4 साल में गवर्नमेंट को है जो है सरकारी जो सरकारी परिसंपत्ति है इसको लीज पे देना है, यानी पट्टे पे देना है, और 4 साल के भीतर 6 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता वो प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो सरकार का हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण भंडार, लोक उपक्रम, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी भूमि, खनिज पदार्थ, जितना कुछ भी है वो सभी आपका चल अचल संपत्ति में ही आता है। ये सब सभी गवर्नमेंट का ही संपत्ति है। ठीक है। तो इन लोग से कैसे गवर्नमेंट पैसा लाता है वो भी हम लोग जानते हैं। थर्ड देखिएगा आपका, वो है आपका लोक उधार। थर्ड क्या है, तो लोक उधार है, और लोक उधार भी आपका 2 तरह से आता है। एक है आपका घरेलू लोक उधार, अभी हम लोग जानते हैं, और एक आपका विदेशी लोक उधार। घरेलू लोक उधार भी आपका 2 तरह से होता है, एक आपका आरबीआई जो लेता है वो लोक उधार है, और दूसरा सरकार की जो छोटी बचतें हैं वो है। और इसी में जो है दूसरा नंबर का लोक उधार क्या है, वो है आपका विदेशी लोक उधार। तो पहला जो है वो आपका घरेलू लोक उधार है, ये पहला हो गया, और दूसरा विदेशी लोक उधार है। घरेलू लोक उधार 2 तरह से, एक आपका आरबीआई जो लेता है उधार सो, और एक आपका सरकार जो है छोटी बचत के तहत लेता है। छोटी बचत की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा याद रखिएगा छोटी बचत में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो वो देख लीजिए आप। तो छोटी बचत के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस के संबंधित सभी प्रकार के जमाओं को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि मासिक जमा योजना, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, इन सभी को इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा जो जो आपका भविष्य निधि होता है, यानी कि प्रोहिबिटेंट फंड पीएफ, वो अटल पेंशन योजना, इन सभी को भी इसमें जो है वो आपका छोटी बचत में ही शामिल किया जाता है। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, विदेशी लोक उधार की बात करें तो विदेशी लोक उधार या तो आप कोई देश से सहायता ले लीजिए, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक या मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी है, ब्रिक्स बैंक है, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एआईआईबी। तो एआईआईबी, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी से आप लोन ले सकते हो। तो ये हो गया आपका 4 स्रोत, मतलब 3 स्रोत हो गया। चौथा स्रोत देखिए वो है आपका पूंजीगत राजस्व और लोक उपक्रमों से प्राप्त आय। तो पूंजीगत राजस्व किसकी बात करते हैं, तो पूंजीगत राजस्व में हम लोग देखते हैं यानी कैपिटल रिवेन्यू। राजस्व मतलब होता है आय, पूंजीगत की बात करें यानी कैपिटल की बात की जाती है, यानी कि पूंजीगत राजस्व यानी कि कैपिटल रिवेन्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं लोक उपक्रमों से प्राप्त जो है वो आय। इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं जैसे कि सरकार के जो भी वित्तीय संसाधन हैं, तो सरकार के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन लोक उपक्रमों के माध्यम से भी किया जाता है। और लोक उपक्रमों में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो जैसे महारत्न कंपनी हो गया, नवरत्न कंपनी हो गया, मिनीरत्न कंपनी हो गया, इन सभी जो है सरकार को पैसा देता है कि नहीं देता है, तो ये बात है। तो लोक उपक्रम से पैसे सरकार कमा रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका ये भी देखते हैं कि लोक उपक्रमों से प्राप्त होने वाला जो शुद्ध आय होता है वो लोक उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से प्राप्त होने वाले आय में शामिल किया जाता है। सिंपल समझिए कि लोक उपक्रम में लोग निवेश भी करते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। लोक उपक्रम अगर प्रॉफिट होता है तो वो पैसा कमा भी देता है, हम लोग ये भी जानते हैं। इसके अलावा अगर महारत्न कंपनी किसको कहते हैं, तो जो भी कंपनी 5,000 करोड़ रुपये 3 साल में कमा रहा है तो उसको हम लोग महारत्न कंपनी कहेंगे। तो जो भी कंपनी 3 साल में 5,000 करोड़ रुपये कमा रहा है, कोई भी कंपनी प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट ऑफिट सारा ट्रांजेक्शन मिला के तो उसको महारत्न कंपनी कहेंगे। ठीक है, ये 4 गो हो गया। इसके अलावा देखिए 5वां नंबर जो है वो है आपका विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह। तो विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह ये भी जो है आपका लोक वित्त का एक साधन है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, संस्थागत निवेश यानी कि एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई यानी कि पोर्टफोलियो निवेश, इन सभी को इन सभी को शामिल करते हैं। इसके अलावा एनआरआई जो जमा है, इनको भी हम लोग जो है वो विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। तो विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह यानी कि इनफ्लो हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 गो हो गया। छठा नंबर देखते हैं हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि जो शुद्ध निर्यात होता है, ठीक है ना, तो ये हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं। अगर आपका जो है वो आयात कम हो रहा है, निर्यात ज़्यादा हो रहा है, तो आपके पास जो है वो पैसा ज़्यादा होगा। इसके अलावा देखिए हम लोग देखते हैं, ये बात करें ना विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये वाला। तो देश से जाने वाले प्रेषण, विदेश से देश में आने वाले प्रेषण, इन सभी का जो अंतर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं NFIA। इसके अलावा देखिए 7 गो कारण हो गया है।
उसके बाद ये तो बताइए था शुद्ध निर्यात और अधिशेष व्यापार संतुलन। तो शुद्ध निर्यात हो रहा है, निर्यात ज़्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है, तो आपके पास अधिशेष होगा व्यापार संतुलन, तो उससे भी आपका पैसा बनेगा। उसके बाद 8वां नंबर पॉइंट होता है कि घाटे का वित्त प्रबंधन, जिसको हम लोग हिनाट प्रबंधन भी कहते हैं। तो घाटे का वित्त प्रबंधन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हिनाट प्रबंधन कहा जाता है घाटे के वित्त प्रबंधन को ही। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हम लोग जानते हैं। तो घाटे का वित्त प्रबंधन जो है हिनात प्रबंधन, इसके द्वारा भी नए नोटों को जारी किया जाता है, तो उससे ये आपका पैसा यहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास। इसी को हम लोग बोलते हैं मौद्रिकरण की नीति, और इसी को हम लोग बोलते हैं नए नोटों को छापना। FRBM एक्ट आया था 2018 में आया था ना, तो ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं लोकवित्त की विशेषताएं की तरफ। लोकवित्त के कई सारे विशेषता होता है, जैसे कि आप देखते होंगे लोकवित्त का 12-13 को विशेषता होता है कि लोकवित्त जो है वो अधिकतम सामाजिक देखो अधिकतम सामाजिक को सुनिश्चित करने का, अगर लोकवित्त की जो देखो समझो अधिकतम सामाजिक जो है आपका इच्छा को पूरा करना है, तो ये लोकवित्त बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार लोकवित्त के माध्यम से ही सामूहिक जो है सामाजिक एवं आर्थिक इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो गवर्नमेंट जो है वो लोकवित्त के माध्यम से ही आपका इच्छाओं को, सामाजिक इच्छाओं को और आर्थिक इच्छाओं को फुलफिल करने का प्रयास करता है। तो इन सभी का कारण देख लीजिएगा आप। तो लोकवित्त का विशेषता भी है, 12-13 को पॉइंट लिखवाया गया है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर 12-13 को याद नहीं भी रहे आपको, तो कम से कम 4-5, कम से कम 6-7 भी याद रहेगा ना, तो आप वहाँ से कवर कर ले जाओगे, तो आप कीवर्ड वहाँ से पकड़ लेना। इसके बाद देखिए लोकवित्त का महत्व क्या है। तो लोकवित्त का महत्व डेवलप कंट्री में अलग है, डेवलपिंग कंट्री में अलग है। तो फिर हम लोग कैसे जाने कि डेवलपिंग कंट्री में आप जो है वो बढ़ रहा है लोकवित्त का महत्व, जबकि डेवलप कंट्री में घट रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेजर फेयर का नीति, हस्तक्षेप की नीति, सब क्या होता है, ये सब हम लोग जानना होगा इस सब के बारे में, है ना। सूचना क्रांति कैसे जो है वो जागरूकता आया है, तो लोगों में लोक कल्याण की अपेक्षा में वृद्धि हुआ है, जिस कारण से लोकवित्त भी अब थोड़ा सा महत्व इन लोग का बढ़ रहा है। इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के बाद जो है वो लोकवित्त का महत्व ट्रेंड अब कैसा रहा है, 20वीं शताब्दी से पहले लोकवित्त का ट्रेंड कैसा था, वो सभी के बारे में हम लोगों को जानना होता है। इसके बाद देखिए लोकवित्त का जो है वर्तमान में लोकवित्त का महत्व 4 महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान समय में अगर लोकवित्त का अगर हम लोग देखें तो 4 महत्व इसका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व। दूसरा है उत्पादन के साधनों एवं वितरण में लोकवित्त का महत्व। तीसरा है आर्थिक स्थिरता एवं लोकवित्त का महत्व। तो आर्थिक स्थिरता में लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है। उत्पादन के साधनों का सही से वितरण हो, इसमें भी लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है। आय एवं परिसंपत्तियों का अगर पुनर्वितरण करना है तो इसमें भी लोकवित्त का बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधनों का अगर वितरण करना है तो इसमें भी लोकवित्त का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो वर्तमान में 4 महत्वपूर्ण जो है इसका विशेषता है, लोकवित्त का मतलब महत्व है। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सभी का मैप भी बनाना है आपको, ठीक है ना, एक करके। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो आपका ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर जो आ रहा है ना आर्थिक स्थिरता वाला, तो आर्थिक स्थिरता वाला में आप मैप बनाइएगा। पहला मैप बनाइएगा आप जो है व्यापार संतुलन का, ये क्या बोलते हैं ट्रेड साइकिल का, है ना, ट्रेड साइकिल का यानी व्यापार चक्र बनाइएगा। उसका कैसे वो कभी आपका इकोनॉमिक बूम का कंडीशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन का कंडीशन, इकोनॉमिक फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी का कंडीशन, ये आपका व्यापार चक्र वो वाला भी कंडीशन बनाइएगा। इसके बाद जो मॉडर्न ग्राफ है ये वाला ऐसे करके ऐसे करके, तो ये कभी ऐसा दर्शाइएगा, तो ये बूम, ये रिसेशन, ये रिकवरी, फिर ये बूम, ऐसे करके ये वाला दिखाइएगा आप, ठीक है ना। फिर कहाँ पे AD = AS होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वो वाला भी कंडीशन आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। आगे देख लीजिए हम लोग अब लोक राजस्व के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो है पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 6वां नंबर टॉपिक, वो है आपका लोक राजस्व के बारे में। तो लोक राजस्व के बारे में जानना होता है हम लोग कि लोक राजस्व क्या होता है, यानी कि पब्लिक रिवेन्यू। तो इसके बारे में जानते हैं कि राज्य के सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक कार्य किए जाते हैं। इसके लिए राज्य को लोक व्यय की आवश्यकता होती है। तो सरकार को, अगर सरकार लोक कल्याणकारी राज्य है तो सरकार को सामाजिक, आर्थिक ये सब जो है कल्याणकारी काम तो करना पड़ेगा ना, साथ ही साथ जो विकासात्मक काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तो उसके लिए सरकार को क्या हो जाएगा, लोक व्यय की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को हम लोग देखते हैं। तो लोक व्यय कैसे होगा, जब लोक राजस्व होगा तभी ना लोक व्यय होगा भैया। तो ये सब हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लोक राजस्व को सरकार के वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख घटक होता है। यानी गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती है कि भैया कितना हमारे पास पैसा आएगा, उसी के अनुसार जो है गवर्नमेंट जो हो वो अपना फंड तैयार करती है कि इतना हम इतना खर्च करेंगे। तो पहले उसके पास आने का स्रोत वो देख लेती है कि मेरे पास पैसा इतना आएगा, उसके अनुसार से फिर वो गवर्नमेंट जो है अपना पैसा खर्च करती है। तो लोक राजस्व क्या होता है वो भी हम लोग देखना पड़ेगा। तो लोक राजस्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक ना।
लोक राजस्व आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप लोक राजस्व के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर कि लोक राजस्व का घटक क्या क्या है। तो अगर देखेंगे लोक राजस्व का घटक यानी कि कंपोनेंट देखेंगे तो एक आपका कर राजस्व जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसी में आता है, और एक आपका गैर कर राजस्व, ठीक है ना, जिसमें हम लोग वाणिज्यिक कर और आपका प्रशासनिक राजस्व, वाणिज्यिक राजस्व और आपका प्रशासनिक राजस्व शामिल करते हैं। फिर आपका पूंजीगत प्राप्तियां जिसको हम लोग राजकोषीय नीति में पढ़ेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां जो है ना ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग जो है वो राजकोषीय नीति वाले टॉपिक में पढ़ते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। तो लोक राजस्व के 3 घटक होते हैं, एक आपका कर राजस्व, एक आपका गैर कर राजस्व और एक आपका पूंजीगत प्राप्तियां। तो कर राजस्व आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। गैर कर राजस्व जो है उसमें हम लोग वाणिज्यिक राजस्व और आपका प्रशासनिक राजस्व देखते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां में राजकोषीय नीति में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ना होता है हम लोगों को, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके इसके बात करते हैं। तो पहले हम लोग जो है वो आपका यहाँ देख लीजिए, गैर कर राजस्व में वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक राजस्व आता है, और जबकि ए नंबर में इसमें दिखते हैं गैर कर राजस्व में देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को आगे पढ़ना है, इसमें आगे देख लेंगे। करारोपण ये वाला आया है तो यहीं पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 8वां नंबर टॉपिक कि ये तो कर राजस्व हो गया जिसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल करते हैं। वहीं जो गैर कर राजस्व है इसके अंतर्गत हम लोग वाणिज्यिक और जो व्यावसायिक राजस्व है इसको शामिल करते हैं। प्रशासनिक राजस्व कर को शामिल करते हैं। अनुदान यानी ग्रांट्स को भी इसी में हम लोग शामिल करते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ लेने के बाद जो है इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग बता देंगे डिटेल से कि क्या होता है क्या नहीं होता, इन सभी के बारे में बता देना है। फिर जो है पूंजीगत प्राप्तियाँ हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, तो हम लोगों को राजकोषीय नीति में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। उसके बाद करारोपण पढ़ेंगे यानी कि टैक्सेशन कैसे कैसे होता है। तो टैक्सेशन के बारे में पढ़ना होता है, और टैक्सेशन जो बहुत है बड़ा आपका है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान, इसको हम लोग कर कहते हैं, और इसमें निजी लाभ की भावना नहीं पाई जाती है तथा इसकी प्रकृति जो होती है बाध्यकारी होती है। तो ये आपका टैक्स कहलाता है यानी करारोपण कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपका एक आदर्श कर व्यवस्था होने के लिए क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए। तो एक आदर्श कर व्यवस्था के लिए क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए वो देखते हैं। तो इसके बात करेंगे। तो एक आदर्श कर जो है कर व्यवस्था का सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। पहला है आपका समानता का सिद्धांत। क्या है, तो समानता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि कर प्रक्रिया एवं कर दर के संदर्भ में या सभी लोगों को समान रूप से लागू होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी को ज़्यादा हो रहा है किसी को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये एक कहावत होता है कि जो प्रत्यक्ष कर है वो अमीरों के ऊपर अमीरों से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वो आपका गरीबों से लिया जाता है। प्रत्यक्ष कर यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि आप इनकम टैक्स भरिएगा, तो अगर आपके पास पैसा है तो अभी आप इनकम टैक्स भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरिएगा। लेकिन जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर जो है वो आपका सभी व्यक्ति से भरना पड़ता है। जैसे कि आप पानी खरीद रहे हैं या बिस्किट भी खरीद रहे हैं, साबुन भी खरीद रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं, तो गरीब भी जितना टैक्स दे रहा है उतना अमीर भी दे रहा है। तो ये एक तरह से गलत है ना। तो समानता का सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा है आपका अनिवार्यता का सिद्धांत होना चाहिए। तीसरा है कि आपका जो सिद्धांत ये जो है आदर्श कर व्यवस्था के अंतर्गत ये सुविधाजनक होना चाहिए। आर्थिक बौद्धिकता इसमें होना चाहिए। उत्पादकता इसमें होना चाहिए। लोच का सिद्धांत होना चाहिए। कर विविधीकरण का सिद्धांत होना चाहिए। सरलता का सिद्धांत होना चाहिए। योग्यता का सिद्धांत होना चाहिए। समन्वय का इसमें सिद्धांत होना चाहिए। कर दे योग्यता का भी इसमें सिद्धांत होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सभी का सिद्धांत इसमें शामिल किया जाता है करारोपण के अंतर्गत। तो एक आदर्श कर व्यवस्था इन सभी के ऊपर काम करता है। तो इन सभी के बारे में नोट्स में हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ना होगा वहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, है ना। इसके बाद जो है वो आपका करारोपण कंप्लीट हो जाता है। ये वाला करारोपण कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट ये रहता है करारोपण कंप्लीट। और ये जो है आपका ये भी बताया गया था कि जो आपका कर राजस्व है जिसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग टॉपिक नंबर 11 पढ़ते हैं। और टॉपिक नंबर 11 क्या देखते हैं हम लोग कि जो आपका करारोपण जो है यानी कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन के प्रकार देखते हैं। यहाँ पे जेपीएससी का सिलेबस में पूछा गया कि टैक्सेशन के प्रकार बताओ। तो टैक्सेशन जो है वो आपका 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं। 2 नहीं 3 प्रकार से देखते हैं। 3 नहीं 4 प्रकार से देखते हैं सॉरी ज़्यादा हो गया ना। तो 4 प्रकार से देखेंगे। पहला है आपका कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार दो तरह का टैक्स है। फिर है कर पद्धति के अनुसार। कर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कर पद्धति, तो कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार 2 है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। वहीं कर पद्धति, तो कर पद्धति के अनुसार टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट कर, और एक आपका एड वॉलेरम टैक्स यानी कि वैध कर, ठीक है।
और ये एड वैलोरम टैक्स जो है आपका लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लगता है। 4 मीटर गाड़ी है बोलेरो स्कॉर्पियो, 6 मीटर गाड़ी है तो सभी के लिए अलग अलग टैक्स लगेगा। लंबाई में देखते हैं सिगरेट की लंबाई के आधार पर टैक्स लगता है, तंबाकू ये सभी पे आपका एड वैलोरम टैक्स ही लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए कर दर के अनुसार जो है टैक्स आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला बताया कर भार के अनुसार टैक्स 2 प्रकार के, कर पद्धति के अनुसार टैक्स 2 प्रकार के, कर दर के अनुसार अगर कर दर की बात करें, टैक्स रेट की बात करें तो उसके अनुसार भी जो है वो आपका कर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। पहला है आपका अनुपातिक कर, ठीक है ना, अनुपातिक कर है। दूसरा फिर हम लोग अनुपातिक कर के बारे में पढ़ेंगे। अनुपातिक कर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका अनुपातिक कर को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, है ना। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स। तो यहाँ पे 4 गो नाम सुन लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है आपका प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा है अनुपातिक कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स। तीसरा है प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स। चौथा है अधोगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स, है ना। तो रिग्रेसिव नहीं, डिग्रेसिव है। तो प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव, अधोगामी यानी कि डिग्रेसिव, प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव और अनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनल, ये 4 को पढ़ना होता है। जिसमें से स्टार्टिंग का 2 को प्रगतिशील और अनुपातिक सिलेबस में नहीं है, ठीक ना, मतलब सॉरी, प्रगतिशील और जो अनुपातिक है सिलेबस में यही दिया हुआ है। प्रतिगामी और अधोगामी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, यानी कि रिग्रेसिव और डिग्रेसिव सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को उसको भी जानना होगा, उसको भी हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग एक और देख लीजिए आप कि कर प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी के अनुसार भी कर को 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। तो एक हो गया कर भार के अनुसार 2 तरह का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक हो गया कर पद्धति के अनुसार 2 तरह का, विशिष्ट और आपका एड वैलोरम। फिर हो गया तीसरा कर दर के अनुसार, कौन? तो 4 गो है, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव। उसके बाद कर प्राधिकरण यानी कि कर अथॉरिटी के आधार पर कर को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें एक आपका केंद्रीय कर यानी कि सेंट्रल टैक्स, एक आपका राज्य स्तरीय कर यानी कि स्टेट टैक्स, और एक आपका स्थानीय कर यानी कि लोकल टैक्स। तो ये 4 को आपको समझ में आ गया, ये 4 को प्रकार है। इन चारों प्रकार के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है एक एक करके पढ़ते हैं। पहले कर दर के अनुसार, तो पहला क्या है आपका? ये कर दर ये वाला पढ़ेंगे, ठीक ना। कर दर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कर भार पढ़ेंगे, फिर आपका कर पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कर दर के अनुसार पढ़ते हैं। तो कर दर के अनुसार कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कौन कौन है? तो प्रोपोर्शनल है, पहला नंबर कौन है? तो प्रोग्रेसिव है, फिर प्रोपोर्शनल है, फिर रिग्रेसिव है, फिर आपका डिग्रेसिव है, यानी प्रगतिशील कर, अनुपातिक कर, प्रतिगामी कर और आपका अधोगामी कर। ये 4 तरह के टैक्स आपको देखने को मिलते हैं, ये 4 तरह के टैक्स, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। और कर दर के अनुसार करों के प्रकार 4 तरह के हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अनुपातिक कर के बारे में देखेंगे। और अनुपातिक कर क्या है, इसका एक हम लोग परिचय बताएंगे, इसका परिचय बतलाएंगे अनुपातिक कर का। और उसके बाद हम लोग इसका एक सुंदर सा ग्राफ बता देंगे, यानी कि अनुपातिक कर का ग्राफ कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये बराबर है सभी का, इनकम ऑफ इंडिविजुअल और रेट ऑफ ये परसेंटेज यहाँ पे। तो कर का दर समान है, यानी कि नियत है। ये भी दे रहा है 15, ये भी दे रहा है 15, ये भी 15। तो ये आपका कर दर सबका समान है, इसको हम बोलते हैं समानुपातिक, मतलब अनुपातिक कर, ठीक है ना। ये भी आप बना सकते हो। इसके बाद हम लोग जो है वो एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में हम लोग कर दर का भी, कर दर मतलब कर आधार बताते हैं या फिर व्यक्ति का आय बताते हैं। और एक तरफ हम लोग ये देखो ऐसा एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा 3 गो ऐसा बनाएंगे। यहाँ पे आपका कर आधार बताएंगे या फिर व्यक्ति का आय बताएंगे। तो व्यक्ति का आय बता देंगे। फिर यहाँ पे कर का दर बता देंगे, यानी कि टैक्स का रेट कितना है। और यहाँ पे जो है वो कुल दे यानी कि कितना देगा वो बता देंगे। यहाँ पे व्यक्ति का आय है 5,000 रुपया, तो 5,000 का 10%, यहाँ 10% सबका 10% है। तो कोई कमा रहा है 5,000 रुपये, तो 5,000 का 10% कितना है? तो 500 रुपये देगा। फिर कोई व्यक्ति कमा रहा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का 10% कितना है? तो आपका 1,000 रुपया है। कोई कमा रहा है 15,000 रुपया, 15,000 का 10% कितना है? तो 1,500 है। कोई कमा रहा है आपका 20,000 रुपया, तो 20,000 का 10% कितना है? तो 2,000 रुपया। ऐसे करके ये बराबर है। तो सभी के ऊपर कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। कितना? 10% लग रहा है। ये हो गया आपका अनुपातिक कर, यानी कि प्रोग्रेसिव, मतलब कि ये अनुपातिक कर को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं ना, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव तो प्रगतिशील हो जाएगा, ठीक है। ये बता देंगे इस तरह से, तो ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अनुपातिक कर बताएंगे, अनुपातिक कर का परिचय बताएंगे, इसका ग्राफ बताएंगे।
और इसके बारे में डिटेल से बता देंगे, ठीक ना। उसके बाद अनुपातिक कर का हम लोग कर व्यवस्था का जो गुण है, गुण अगर है तो गुण के बारे में बताएंगे कि क्या क्या इसका गुण है। उसके बाद जो है हम लोग अनुपातिक कर व्यवस्था का दोष यानी कि आलोचना के बारे में बताएंगे। तो पहले गुण बताएंगे, फिर हम लोग इसका दोष के बारे में बतलाएंगे। तो गुण भी बतलाना है आपको, फिर उसका दोष भी बतलाना है, ठीक है। तो इस तरह से पहला आपका अनुपातिक कर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है आपका प्रगतिशील कर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो फिर यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स का आपका परिचय देना है और इसका ग्राफ बताना है। प्रोग्रेसिव टैक्स का ग्राफ कैसे बनेगा वो हम सभी को पता है कि अगर देख लेंगे ऐसा अगर, तो ये आपका जो है वो अलग अलग है, किसी के ऊपर ऐसा फिक्स नहीं किया हुआ है। यही तो इसका जो है प्रगतिशील का जो है वो गलती है। देखिए इसमें बताया जाता है ना प्रगतिशील में, तो आप देखिएगा कि इसमें बताया जाता है कि प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय वृद्धि यानी कि कर आधार में वृद्धि के साथ साथ, समझो सिंपल कि कर आधार में अगर वृद्धि हो रहा है तो आपके कर भार में भी वृद्धि होगा। परिणाम स्वरूप उच्च आय वाले व्यक्तियों को निम्न आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक कर देना पड़ता है। सिंपल समझो, इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लीजिए, क्योंकि यही सब तो आपको बनाना है भाई, और क्या ही करोगे आप बैठ के एग्जाम में। यहाँ पे कर का दर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कर का आधार यानी कि व्यक्तियों का आय, ठीक है ना। तो जिसके पास कम पैसा है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास ज़्यादा टैक्स, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसको एकदम पूरा बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है, किसका, तो प्रगतिशील का, ऐसे ऐसे ऐसे। जिसके पास कम है उसको कम, जिसके पास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा, तो ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें ये चीज़ भी है ना कि एक फिक्स अमाउंट पे जाके जो है आपका वो रुक जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। सिंपल समझो कि 1 लाख रुपये पे 10%, 2 लाख रुपये पे 20%, 3 लाख रुपये पे 30%। फिर ये रैपिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 लाख रुपये पे 10% दिए, 2 लाख रुपये पे 20% दे रहे हैं, और 3 लाख रुपये पे 30% दे रहे हैं, तो ये रैपिड हो रहा है, बराबर हो रहा है। लेकिन कभी कभी 1 लाख रुपये पे कोई व्यक्ति 10% दे रहा है, और 10 लाख रुपये पे कोई व्यक्ति 20% दे रहा है, और 1 करोड़ पे भी कोई व्यक्ति 30% ही दे रहा है। तो ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ना फिर। तो अगर देखो, अगर अचानक मतलब रैपिड उठे, रैपिड मतलब कि 1 लाख पे ये 10% दे रहा है, तो 20 लाख में 20% देगा, 30 लाख में 30% देगा, तो ये रैपिड ऊपर उठेगा। लेकिन कोई व्यक्ति 1 लाख में 10% दे रहा है, फिर आपका कोई व्यक्ति जो है वो 10 लाख पे 20% दे रहा है, और फिर 1 करोड़ पे सीधे 30% दे रहा है, तो वो व्यक्ति अब 50 करोड़ भी कमाएगा तो 30% देगा। वो व्यक्ति जो है वो 500 करोड़ भी कमाएगा तो वो भी 30% देगा। वो व्यक्ति 1000 करोड़ भी कमाएगा तो 30% देगा, मतलब 30% पे जाकर तो रुक गया है ना। तो फिर तो दिक्कत है कि नहीं है। तो ये एक फिक्स अमाउंट पे जाके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया में मैक्सिमम 30% ही टैक्स है, चाहे जितना कमाओ, गर्दा कूट के एकदम के चाइन कमाओ, आपको 30% ज़्यादा टैक्स नहीं देना है। यही चीज़ है। अगर रैपिड होगा तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये अगर धीरे धीरे हो जाएगा, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये कमा रहा है तो 10% दे रहा है, और कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है तो वो 30% दे रहा है। अब वो व्यक्ति 50 करोड़ भी कमाए तो वो भी 30% देगा। तो ये दिक्कत है कि नहीं है। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि यही बात है इसमें। तो एग्जाम्पल बताया है कि 10 गुना इनकम बढ़ा तो 10 गुना पेबल टैक्स भी बढ़ेगा। तो अगर वो ऐसा है तो ठीक है। तो इन सभी को यहाँ पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रगतिशील कर के बारे में भी जानना होगा, प्रगतिशील के हम लोग परिचय भी पढ़ेंगे, उसका ग्राफ भी जानना होगा, फिर प्रगतिशील जो टैक्स है इसका गुण भी जानना होगा, फिर इसका आलोचना भी जानना होगा। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी अपनाएंगे, गुण दोष वाला। फिर जो है आपका प्रतिगामी जो है वो आएगा, प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव, और अधोगामी यानी कि डिग्रेसिव, ये हम लोगों को जानना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर जानेंगे प्रतिगामी टैक्स क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि जो आपका प्रतिगामी टैक्स है, तो प्रतिगामी टैक्स के बारे में बता देंगे कि इसका जो है ग्राफ कैसे बनता है, इसका परिचय बता देंगे। फिर जो है वो अधोगामी टैक्स का हम लोग परिचय बताएंगे, इसका ग्राफ बता देंगे। और सभी का ग्राफ वगैरह बनाना होगा भैया, बिना ग्राफ के आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ तो एकदम बनाना होगा, एकदम पूरा मस्ट है एकदम ग्राफ बनाना, और ग्राफ के माध्यम से ही आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कम से कम इकोनॉमिक्स में याद कर लो ना कि 50 ग्राफ आप कंठस्थ कर लो। अगर डेली 1 ग्राफ आप रेडी करते हो तो 50 दिन में 50 ग्राफ रेडी कर लेते हो।
और अगर आपके पास 50 को ग्राफ रेडी हो गया है तो इकोनॉमिक्स के आंसर में 50 को ग्राफ अगर आप कहीं भी यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सब यूज हो ही जाएगा, तो 50 में कम से कम अगर आप 20 को ग्राफ भी यूज कर लेते हैं, 20 से 22 को ग्राफ भी यूज कर लेंगे 4 गो आंसर में, तो 30 पेज लिखना है, मान के 30 से 32 पेज लिखना है आपको आंसर मेंस का 4 गो आंसर। तो 30 गो पेज में अगर आप 20-22 को ग्राफ भी यूज कर लेंगे 50 गो ग्राफ में से, तो कितना आपका ईजी हो जाएगा। तो गर्दा उड़ा दीजिएगा फिर मेंस में। तो ग्राफ वगैरह तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर कोई कहानी नहीं है, फिर आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अभी हम लोग आपको बताया गया था ना कि हम लोग तीन चार तरह से देखें, क्या क्या देखे हैं वो देख लीजिए, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। पहले हम लोग पहले क्या बोले हैं कि कर दर के अनुसार टैक्स जो है वो 4 तरह का है, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव। उसके बाद कर भार के अनुसार, तो कर भार के अनुसार भी 2 तरह का है, एक आपका प्रत्यक्ष और एक आपका अप्रत्यक्ष। फिर कर पद्धति के अनुसार 2 प्रकार का, विशिष्ट कर और आपका एड वैलोरम टैक्स। फिर कर प्राधिकरण यानी अथॉरिटी के आधार पे 3 तरह का है, केंद्रीय कर, राज्य कर और आपका स्थानीय कर। तो कर दर के अनुसार तो हम लोग 4 को पढ़ लिए हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव। अब हम लोग कर भार के अनुसार पढ़ेंगे। तो कर भार के अनुसार जो है टैक्स वो आपका 2 प्रकार का है, एक आपका प्रत्यक्ष कर और एक आपका अप्रत्यक्ष कर। तो पहले हम लोग प्रत्यक्ष कर के बारे में देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर जो है वो आपका क्या कहता है। प्रत्यक्ष कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जानना होगा। तो प्रत्यक्ष कर होता है, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। इसी में आप 3 गो जो है वर्ड जान लीजिएगा। एक होता है आपका टैक्स इम्पैक्ट यानी कि कराघात। फिर होता है आपका टैक्स बर्डन बी, तो टैक्स बर्डन यानी कि करापात। और एक और होता है आपका टैक्स इम्पैक्ट यानी कि कराघात। टैक्स इंसिडेंस यानी कि करापात। और टैक्स बर्डन यानी कि टैक्स बर्डन ही। तो टैक्स इम्पैक्ट यानी कि कराघात कौन है, तो टैक्स कर जमा करने वाला का दायित्व। तो टैक्स जमा करने का दायित्व जिसके ऊपर होगा उसको बोलते हैं टैक्स इम्पैक्ट यानी कि कराघात। और टैक्स कौन पे कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं करापात यानी कि टैक्स इंसिडेंस। और टैक्स इंसिडेंस को ही टैक्स बर्डन कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं क्या जनरली कहा ही जाता है। तो टैक्स बर्डन और टैक्स इंसिडेंस दोनों एक ही है। तो टैक्स इम्पैक्ट की कर देने का दायित्व किसके ऊपर है, टैक्स इंसिडेंस। और टैक्स बर्डन की टैक्स दे कौन रहा है। तो ये 2 वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कर भार के अनुसार टैक्स जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका प्रत्यक्ष कर, एक आपका अप्रत्यक्ष कर। तो बेसी बातें आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा नोट्स में अच्छे से। उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर के बारे में जानेंगे। और प्रत्यक्ष कर में हम लोग जो है वो इसको डिटेल से प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष कर क्या होता है इसका हम लोग पूरा परिचय देख लेंगे। और उस परिचय के बाद हम लोग देखेंगे कि जो है आपका भारत में केंद्र सरकार के द्वारा 3 तरह का प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, जैसे कि निगम कर जो कि कंपनियों के ऊपर लगता है, आय कर जो कि व्यक्तियों के ऊपर लगता है, इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स है। तो 3 गो टैक्स हो गया आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ये सभी डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में याद रखिएगा और ये सब 2-3 गो पॉइंट याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं। तो प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं क्या है तो वो देख लीजिएगा 4-5 गो, कि ये मितव्ययी होना चाहिए यानी कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे खर्च करो, ऐसा होना चाहिए ये वाला। इसके अलावा ये लोचदार यानी कि ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नागरिक चेतना पर आधारित होना चाहिए। ये सब हम लोग देख लेंगे, 3-4 तो है, ये सब उसका गुण है। तो मितव्ययिता का सिद्धांत होना चाहिए, निश्चितता का सिद्धांत होना चाहिए, समानता का सिद्धांत होना चाहिए, लोचदार का सिद्धांत होना चाहिए, नागरिक चेतना का ऊपर ये आधारित होना चाहिए। उसके बाद प्रत्यक्ष कर का दोष यानी कि उसका अवगुण बताएंगे। अवगुण क्या है, जैसे कि ये अलोकप्रियता पर आधारित है, असुविधाजनक कभी कभी हो जाता है, अन्याय का सिद्धांत इसमें देखने को मिलता है, कर चोरी की संभावना देखने को मिलती है, कर छूट की भी संभावना देखने को मिलती है। तो ये सभी हम लोग देखेंगे, प्रत्यक्ष कर का विशेषता, प्रत्यक्ष कर का गुण अवगुण सब देखेंगे। फिर जानते हैं कि ये प्रत्यक्ष कर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है प्रत्यक्ष कर यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर 3 तरह का लगाया जा रहा है, एक आपका आयकर इन जो व्यक्ति के ऊपर, निगम कर कंपनी के ऊपर और कैपिटल गेन टैक्स, ये तीनों लगाया जा रहा है। तो यहाँ तक हम लोग जान जाते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर के बाद आपको जस्ट समझना होगा आप प्रत्यक्ष कर के बारे में। तो प्रत्यक्ष कर के बाद आप जाइएगा आप प्रत्यक्ष कर के बारे में, और आप प्रत्यक्ष कर के बारे में क्या क्या पढ़िएगा वो देख लीजिए थोड़ा सा।
अप्रत्यक्ष कर की विशेषता देख लेंगे हम लोग सबसे पहले। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है वो जान लीजिए आप थोड़ा सा, तो आप उसको जान लीजिएगा अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ठीक है ना। तो हम सभी को पता है कि जब प्रत्यक्ष करों से प्राप्त कुल राजस्व की मात्रा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त कुल राजस्व की मात्रा से अधिक होती है तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि सिंपल समझो कि जब किसी भी इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा आएगा डायरेक्ट टैक्स की तुलना में, तो ये बेहतर माना जाता है। तो अच्छा सॉरी, रुकिए ज़रा सा, नहीं वो गलत बात, हम अभी दूसरा कुछ बता दिए थे। तो अप्रत्यक्ष कर इधर देखना होगा इनडायरेक्ट टैक्स कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कराघात एवं करापात दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है, जबकि प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता था। ये छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है वो सभी आपको पता होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम लोग सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी आता है, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी आता है, वहीं राज्य सरकार के द्वारा बिक्री कर यानी कि कमर्शियल टैक्स भी लगाया जाता है। तो ये सभी आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ही आता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष कर की विशेषता भी देखेंगे और अप्रत्यक्ष कर की जो है वो गुण देखेंगे। ये 7 तरह का है, जैसे ये सुविधाजनक, लोचदार, कर चोरी का अभाव, अनुपातिक प्रकृति का होता है, बृहत आधार होता है, उच्च उत्पादकता होता है, सामाजिक कल्याण तथा पर्यावरणीय कल्याण पर यह भी आधारित होता है। ये सब आप डिटेल से पढ़िएगा नोट्स में। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जानना होता है कि आपका प्रत्यक्ष करों, देखिए प्रत्यक्ष करों अप्रत्यक्ष करों का आलोचना। तो जैसे प्रत्यक्ष कर का गुण भी देखे दोष भी देखे, उसी तरह अप्रत्यक्ष कर का दोष भी बताना है और उसका गुण भी बतलाना है। तो ये कर देय क्षमता सिद्धांत बतलाना है कि ये कर देय क्षमता का सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती है। यहाँ पे उच्च प्रशासनिक लागत है, यहाँ पे निम्न बचत दर है, ये आपका अनिश्चितता के सिद्धांत पर लागू होता है, और ये सामाजिक चेतना और नागरिक चेतना का इसमें अभाव देखने को मिलता है। तो ये आप अप्रत्यक्ष कर का यहाँ पे जो है वो दोष भी बता दीजिएगा थोड़ा सा। तो प्रत्यक्ष कर का गुण भी बताना है और दोष भी बताना है, उसी तरह अप्रत्यक्ष कर का भी गुण बताना है और आपका दोष भी बतलाना है। तो यहाँ तक तो आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका जो है नेक्स्ट कि प्रत्यक्ष करों में और आपका अप्रत्यक्ष करों में क्या संबंध है। तो प्रत्यक्ष करों में और आपका अप्रत्यक्ष करों में संबंध बतलाना है, ठीक है ना। तो उसको भी यहाँ पे देखना होगा। हमको लग रहा है यहाँ पे वो वाला हम स्लाइड लेना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए इसके बाद। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या संबंध है तो सिमिलैरिटीज़ को बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी आपको बताया गया था, स्टार्टिंग में ही ना बताया गया था कि एक और आपका टैक्स का प्रकार होता है। वो क्या बताए थे हम, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा था। वो बताए थे हम आपको स्पेसिफिक टैक्स है ना, और एक बताए थे एड वैलोरम टैक्स। कर पद्धति के अनुसार कर का 2 प्रकार होता है, वो आपका विशिष्ट कर है और एक आपका एड वैलोरम टैक्स है। तो हम लोगों को सिलेबस में तो नहीं पढ़ना था, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा एक पेज लिखा हुआ है नोट्स में, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो याद रखिए कर भार के अनुसार 2 तरह का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार। कर पद्धति के अनुसार 2 प्रकार का टैक्स है, विशिष्ट टैक्स, विशिष्ट कर और एड वैलोरम टैक्स। उसके अलावा कर दर के अनुसार कर के 4 प्रकार है, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और आपका डिग्रेसिव टैक्स। इसके अलावा कर प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी के अनुसार टैक्स के 3 प्रकार होते हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और आपके लोकल टैक्स। ये हो गया। इसके अलावा आप देखते होंगे कि आयात कर यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी का जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी, इसी को हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। आयात कर को इम्पोर्ट ड्यूटी और इसी को हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते थे। 1990 से पहले आयात प्लस निर्यात दोनों के ऊपर कर लगता था, बट 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तब से गवर्नमेंट जो है वो क्विज फार्मूला में साइन किया। किसमें, तो क्विज फार्मूला में साइन किया, और क्विज फार्मूला में साइन करके जो है वो निर्यात कर को हम लोग 0 कर दिए, या फिर उसको लेना ही नहीं है। मतलब निर्यात कर अब एकदम ना नहीं लगता है, या फिर लगता भी है तो एकदम ना के बराबर, पता भी नहीं चलता है। तो क्विज फार्मूला में हम लोग साइन किए, तो हम लोग जो है वो आपका कस्टम ड्यूटी, इसमें हम लोग निर्यात टैक्स को नहीं लेते हैं, केवल आयात को लेते हैं। अब हम लोग केवल आयात कर को ही शामिल करते हैं, और आयात कर भी जो है वो आपका कितना तरह का है, तो 4 तरह का आयात कर है। आयात कर कितने तरह का है, तो 4 तरह का। कौन कौन है,
तो एक है आपका जनरल इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि सामान्य निर्यात कर, दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी कि इसको एंटी डंपिंग शुल्क ही कहते हैं, तीसरा है काउंटर वेलिंग ड्यूटी जिसको हम लोग प्रतिकारी शुल्क कहते हैं, और चौथा है आपका स्पेशल कस्टम ड्यूटी यानी कि लग्जरी आइटम पे जो लगता है स्पेशल कस्टम ड्यूटी। तो पहले मतलब आयात शुल्क मतलब आयात कर और निर्यात कर दोनों लिया जाता था, अब निर्यात कर नहीं लिया जाता 1991 के बाद लिबरलाइजेशन के बाद क्विज फार्मूला में साइन करने के बाद अब केवल आयात कर लिया जाता है, और वो भी 4 तरह का है। एक आपका जनरल इंपोर्ट ड्यूटी, एक आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक आपका काउंटर वेरिंग ड्यूटी और एक आपका स्पेशल कस्टम ड्यूटी। 4 गो हो गया है। इन चारों के बारे में आपको अलग से पढ़ना होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि वाणिज्य कर में पेट्रोल और जो है लिकर आता है, बाकी सभी चीज़ जो है आपका जीएसटी में आता है। इन सभी के बारे में जानते हैं। स्पेशल कस्टम ड्यूटी क्या है वो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो सब आप नोट्स में देखिएगा कि ये डंपिंग को रोकने का एक तरीका है। लग्जरी कार ये सभी के आयात के ऊपर 100% लगाता है, सेकेंड हैंड कार के ऊपर तो 200% लगाता है, हवाना सिगार ये सब के ऊपर 700% लगाता है, ब्रिटिश जो स्कॉचिश वाइन है बियर है इन सभी के ऊपर आयात शुल्क बहुत ज़्यादा लगाता है ताकि इसके जो है डंपिंग को रोका जा सके। चारों आयात शुल्क को WTO के द्वारा मंजूरी भी दिया गया है। चारों आयात शुल्क जो बताया ना अभी 4 को कौन कौन, अब निर्यात शुल्क नहीं लगता केवल आयात शुल्क लगता है। तो जनरल इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेरिंग ड्यूटी और आपका स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन चारों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपका जो है वो कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लोकवित्त के अंतर्गत हम लोगों को इतना ही टॉपिक पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ये 40 मिनट का हो गया लगभग। तो इतना कुछ अगर आपको तैयार हो जाएगा पढ़ लीजिएगा ना तो आप फिर कहीं भी नहीं फंसेगा। ठीक है, तो मेरी बातों को मानिए और आप बस यहाँ तक इसको तैयार कर लीजिए, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तो ये जो है आपका लोकवित्त वाला टॉपिक था, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। लोकवित्त में क्या पढ़ना है तो बस इतना ही पॉइंट जितना बताए हैं हम अभी उतना ही पढ़ लीजिए आप। तो लोकवित्त से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको लिख पाइएगा। और अभी हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में कम से कम आप 50 गो ग्राफ रेडी कर लीजिए। डेली एक गो ग्राफ रेडी कीजिए तो 50 गो ग्राफ जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। और 50 गो ग्राफ अगर आप रेडी कर लीजिएगा तो उसको आप कहीं ना कहीं यूज कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। डेली एक गो ग्राफ रेडी कीजिए, ठीक है ना। एक उसका लिस्ट बना लीजिए आप, कम से कम वो आपको एटलीस्ट याद रहे, हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। तो आज हम लोग ये लोकवित्त वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो है वो आगे चलेंगे राजकोषीय नीति की तरफ। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।